हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नाइट टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं माई पजेसिव प्रोफेसर का एपिसोड 20। आज की स्टोरी और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो लास्ट तक इस स्टोरी के साथ जुड़े रहें। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और स्टोरी के किरदारों पर भी थोड़ा कमेंट्स करके बताया करो यार कि आखिर आपको किसका रोल कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, स्टोरी ठीक बन रही है। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आगे की स्टोरी पर। माना समझा कर एक दोस्त समझ कर क्या पता तुमको कोई अच्छी सलाह भी दे दूं। राधिका जी की बातों को सुन सिया को अच्छा लगता है, पर वो कल की बातों को राधिका जी से बताकर उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उनको कुछ नहीं बताती है। सिया राधिका जी को देखते हुए बोली, माँ, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप परेशान मत हो। ये सब बोल सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है। राधिका जी मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारे बोलने का इंतज़ार करूंगी, चलो अब नाश्ता बनाते हैं। सिया हाँ में सिर हिला देती है और अब दोनों खाना बनाने चले जाते हैं। थोड़ी देर में कुशा उठकर आती है और बोली, आप दोनों क्या कर रही हैं? सिया, कुछ नहीं, नाश्ता बना रही हूं। कुशा, मैं कोई हेल्प करूं? राधिका जी कुशा को देखकर बोली, मदद करने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। कुशा, कल से उठ जाऊंगी, इतना बोल वहीं बैठ जाती है। कुशा का नॉर्मल जवाब देना राधिका जी को अजीब लगता है, पर वो अभी कुछ नहीं बोलती है। वहीं कुशा भी कल को लेकर उदास थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। राधिका जी और सिया नाश्ते को टेबल में रख देती है और अब तीनों खाने लगती है। राधिका जी सिया और कुशा को देखती है, जो आज कुछ ज्यादा ही चुप लग रही थी। राधिका जी दोनों को देखते हुए बोली, कल कुछ हुआ है क्या? राधिका जी की बातों को सुन दोनों हड़बड़ा जाती है और एक साथ, कुछ भी तो नहीं। दोनों को एक साथ बोलते देख राधिका जी, फिर तुम दोनों साथ में ऐसे क्यों बोल रही हो और इतना चुपचाप क्यों हो? कुशा, ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो आज कॉलेज जाना है ना, बहुत दिनों बाद, बस वही सब सोच रहे हैं और कुछ भी नहीं। राधिका जी, पर तुमको कॉलेज जाना पसंद है ना, और तुमको तो छुट्टियां पसंद नहीं है, फिर आज उदास क्यों हो? कुशा, वो बस ऐसे ही माँ, आज आपको क्या हुआ है, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? राधिका, कुछ भी नहीं, मैं बस तुम दोनों की चुप्पी की वजह जानने की कोशिश कर रही हूँ। कुशा, कोई वजह नहीं है, मेरा हो गया, मैं जाती हूँ तैयार होने, इतना बोल ऊपर चली जाती है। राधिका जी कुशा को जाते देखकर, आज इसको क्या हुआ है? सिया, पता नहीं, मैं भी जाती हूँ, इतना बोल वो भी ऊपर चली जाती है। राधिका जी, कुछ तो हुआ है, बस दोनों बताना नहीं चाहती है। यहाँ सिया और कुशा तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर में दोनों क्लास में जाती है तो देखती है सभी अपनी सीट में खड़े हैं और समाने देख रहे हैं। समाने प्रिंसिपल सर थे। सिया और कुशा अंदर जाती है। प्रिंसिपल सर, कुछ दिनों के लिए कुशाग्र सर आपकी क्लास नहीं लेंगे, उनको कुछ काम से बाहर जाना पड़ा है। ये सुन सभी सुकून की सांस लेते हैं। तभी प्रिंसिपल सर बोले, पर कुशाग्र सर ने आपकी कुछ स्पेशल क्लास और दो दो प्रोजेक्ट हर ग्रुप को करने के लिए देकर गए हैं, और अगर आप लोग ये सब करना अनिवार्य है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मिड सेम के पेपर देने को नहीं मिलेंगे, जिससे आपका सेमेस्टर बैक हो सकता है। इसलिए आज से आपकी क्लास और प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दिया जाएगा, और एक प्रोजेक्ट में 2 लोग होंगे। कौन किसके साथ ये प्रोजेक्ट करना चाहता है, अपना नाम लिख कर दे और अपनी प्रोजेक्ट फाइल ले जाए। सिया कुशा से, मैं और तुम साथ में हैं। कुशा, हाँ में सिर हिला देती है और सर के पास जाने लगती है अपना नाम लिखने के लिए। तभी उसकी नज़र अखंड पर जाती है, जो अभी सिया को देख रहा था, जिसे देख कुशा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से अखंड को घूरती है, पर अखंड कुशा को एक नज़र भी नहीं देखता है। सर कुशा को देखकर, कुशा तुम किसके साथ कर रही हो? कुशा होश में आते हुए, सिया के साथ। वहीं सर कुशा को 2 प्रोजेक्ट फाइल देते हैं। अखंड सिया को देख धीरे धीरे कदमों से उसके पास आता है और सिया के सामने खड़ा हो जाता है और बोला, सिया, तुम कैसी हो? अचानक अपने समाने अखंड को देख सिया एक पल को शॉक हो जाती है, पर खुद को शांत करते हुए बोली, मैं ठीक हूं, और ध्यान से अखंड को देखती है, जिसके चेहरे में चोट लगी थी। सिया अखंड की फिक्र करते हुए बोली, आप ठीक हैं? अखंड, हाँ मैं ठीक हूं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या 2 मिनट के लिए बाहर आओगी? सिया एक लंबी सांस लेती है और बोली, मुझे भी आपसे बात करनी है। सिया की बातों को सुन अखंड के चेहरे में चमक आ जाती है और बोला, तो ठीक है, थोड़ी देर में हम बाहर मिलते हैं। सिया हमें सिर हिलाती है। तभी वहां कुशा आ जाती है और थोड़े गुस्से में बोली, यहाँ क्या बात हो रही है? कुशा को देख अखंड उसे इग्नोर कर वहां से चला जाता है। कुशा सिया को देखकर, ये अखंड तुमसे क्या बोल रहा था? सिया, मुझसे कुछ बात करनी है, इसलिए बाहर आने को बोल रहा। कुशा, तो तुमने क्या कहा? सिया, मैंने हाँ कर दिया। कुशा थोड़े गुस्से में, सिया, पर क्यों?
तुमको पता है ना, कल जो भी हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह ये अखंड ही है। फिर भी तुम अभी उससे बात करने जा रही हो, इतना कुछ होने के बाद भी। ये सही नहीं है सिया। सिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कुछ बातें क्लियर करने जा रही हूँ। और कल जो भी हुआ है उसकी वजह अखंड नहीं, उसकी वजह मैं खुद हूँ। अगर मैं अपनी बातों को सही समय और सही तरीके से रखती तो ये सब नहीं होता है। इतना बोल सिया भी वहां से चली जाती है। कुशा सिया को देखते हुए बोली, सिया, तुम कब समझोगी कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। और इस बार तुमको ही सब सही करना है। तुम ये बात जितना जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। भाई ने तुमको कुछ वक्त दिया है सब सही करने का, बस तुम उस वक्त का सही उपयोग करना, वरना इस बार कयामत आ जाएगी और पता नहीं किस किस पर आएगी। ये सब बोल कुशा एक लंबी सांस लेती है। उसे सिया की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो भी सिया के पीछे चली जाती है। अखंड बाहर गार्डन में खड़ा सिया का वेट कर रहा था। सिया को अपनी तरफ आता देख अखंड खुश हो रहा था। सिया अखंड के पास आती है और बोली, बोलिए, क्या बोलना था आपको। अखंड सिया को देख खुश था, पर उसे सिया की आंखों में गुस्सा भी दिख रहा था। अखंड सिया को देखकर बोला, सिया, कल जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैं तो बस तुमको अपनी फीलिंग बताना चाहता था, पर वहां कुशाग्र सर आ जाएंगे मुझे अंदाजा नहीं था। और फिर उन सबके बीच में तुमसे पूछ ही नहीं पाया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अखंड सिया को देखकर, कोई जल्दी नहीं है बताने की, तुम समय ले सकती हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। इतना बोल सिया को प्यार से देखने लगता है। सिया अखंड की बातों को सुन बोली, मुझे वक्त की जरूरत नहीं है, मैं अभी और इसी वक्त आपको बता सकती हूं कि मेरे मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है और ना कभी होंगी। इसलिए ये सब बेकार की हरकतें बंद करिए। आपने कल जो भी किया उसे मैं नादानी समझकर भूल जाऊंगी और आप भी भूल जाइए। सिया की बातों को सुन अखंड दुखी हो जाता है और बोला, सिया, वो सब नादानी नहीं थी, बल्कि वो मेरा प्यार था तुम्हारे लिए। मैं तुमको अब नहीं भूल सकता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमको इतना जल्दी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजार कर सकता हूं। तुम सोच समझ कर फैसला करना। सिया, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया है, इसलिए आप मुझसे कोई उम्मीद मत करिए। अब मैं चलती हूं। इतना बोल सिया वहां से जाने लगती है। तभी अखंड सिया को देखते हुए बोला, इन सबकी वजह कुशाग्र सर है। कुशाग्र का नाम सुन सिया वहीं लुक जाती है और अखंड को देखने लगती है। अखंड, बताओ सिया, इन सबकी वजह कुशाग्र सर हैं। उन्होंने तुमको धमकाया है या कुछ बोला है तो मुझे बता सकती हो, मैं सब ठीक कर सकता हूं। बस एक कर तो मुझे वजह दो, बताओ। जब तक वजह नहीं बताओगी मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। सिया, अखंड के पास जा। वजह चलानी है तो सुनिए, मैं आपको एक सॉलिड वजह देती हूं। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं आपको कभी भी पसंद नहीं कर सकती हूँ। और अब आपको एक वजह मिल गई, इसलिए ये सब यहीं रोक दीजिए। इतना बोल सिया वहां से जाने लगती है। तभी अखंड तेज आवाज में बोला, वो इंसान कुशाग्र सर है। अखंड की बातों को सुन सिया शौक होकर अखंड को देखने लगती है। सिया के चेहरे के उड़े रंग को देख अखंड को अंदाजा हो गया था कि वो सही सोच रहा था। ये सब बोलते वक्त अखंड अपनी मुट्ठी बांध लेता है और सिया को घूर कर देखता है। अखंड, तुमको पता है ना, वो तुम्हारे प्रोफेसर हैं, फिर भी तुम उनसे प्यार करने लगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सिया। अखंड की बातों को सुन सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है और अपनी आंखें बंद एक लंबी सांस लेती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आंखें खोलती है और बोली, तुमने सही कहा, मैं कुशाग्र सर से प्यार करती हूँ। और तुमको बता दूं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और इसका एहसास मुझे कल हुआ है। और जब तुमको सब पता चल गया है तो तुम मुझसे दूर रहना, वरना। सिया की आंखों में अखंड को गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अखंड सिया की आंखों में देखते हुए बोला, वरना क्या। अखंड की बातों को सुन सिया अखंड की आंखों में देखते हुए बोली, वरना मुझे नहीं पता कि मैं अगली बार आपको बचा भी पाऊंगी या नहीं। इसलिए एक अच्छे दोस्त के नाते मैं आपको यही सलाह दे सकती हूँ कि आप मुझसे दूर रहिए, आपके लिए यही अच्छा होगा। और एक बात, मैं आपसे कभी भी मतलब नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। इतना बोल सिया अखंड की बातों को सुने बिना वहां से चली जाती है। थोड़ा आगे सिया कुशा को देखती है, जो उनकी बातों को सुन रही थी। कुशा सिया की बातों को सुन खुश थी कि सिया ने अखंड को सही जवाब दिया। सिया कुशा को वहां से चलने को कहती है। कुशा हाँ में सिर हिला देती है और दोनों वहां से चली जाती है। अखंड सिया को जाते हुए देख रहा था और वहीं अपने घुटने की बल बैठ जाता है। इस वक्त अखंड को बहुत तकलीफ हो रही थी। पानी की बूंदें धीरे धीरे गिराने लगती है। अखंड वहीं बैठा था। सिया भी भीगते हुए जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। कुशा सिया को एक नज़र देखती है पर कुछ नहीं बोलती है। पानी बहुत तेजी से गिर रहा था। थोड़ी देर में दोनों घर आ जाती है। सिया रूम जाकर कपड़े चेंज करती है
और वहीं अपने बेड में लेट जाती है। कुशा को सिया की हालत देख अच्छा नहीं लग रहा था। कुशा अपने रूम में बैठी थी। कुशा सक्षम का नंबर निकाल कर देखती है और उसे सक्षम की सारी शर्तें याद आ रही थी, पर वो सिया के लिए ये करना चाह रही थी। कुशा एक लंबी सांस लेती है और सक्षम को कॉल कर देती है। यहाँ सक्षम कुशाग्र के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था। तभी अपने मोबाइल में कुशा का कॉल देख उसे अजीब लगता है, पर सारे हालातों को याद कर फ़ोन उठा लेता है। सक्षम: हाँ बोलो। कुशा: भाई कहाँ हैं? सक्षम: मीटिंग में जा रहे हैं। कुशा: उनको बोलिएगा जब खाली हो तो घर में कॉल करें। सक्षम: ओके, अभी रखता हूँ। इतना बोल कॉल कट कर देता है। कुशा गुस्से से स्क्रीन को देखती है और फ़ोन को दूसरी तरफ रख देती है। सक्षम को कोसते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ कुशाग्र बहुत गुस्से में था। जैसे ऑफिस के अंदर जाता है तो समाने सनाया को देखता है, जो उसी का वेट कर रही थी। कुशाग्र सनाया को एक नज़र देखता है पर रुकता नहीं है। वहीं सनाया भी कुशाग्र के साथ चलने लगती है। कुशाग्र गुस्से में बोला, सभी को 10 मिनट में मीटिंग रूम में आने को बोलो और सभी प्रोजेक्ट की फाइल भी मेरे केबिन में चाहिए मुझे। सनाया एक नज़र कुशाग्र को देख उसकी बातों से समझ जाती है कि इस वक्त कुशाग्र का मूड कैसा है, इसलिए बिना कुछ बोले उसके हर ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। कुशाग्र मीटिंग रूम में जाता है। कुशाग्र की मूड को देखते हुए अब सभी 5 मिनट में मीटिंग रूम में आ जाते हैं। भले ही कुशाग्र यहाँ नहीं रहता था, पर कुशाग्र और उसके गुस्से के बारे में सभी को बहुत अच्छे से पता था, इसलिए भी इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए सभी टाइम से पहले ही मीटिंग रूम आ जाते हैं। कुशाग्र किंग की तरह अपनी सीट में बैठा था और सभी को एक नज़र देखता है। कुशाग्र के देखने मात्र से सभी के पसीने छूट जाते हैं। कुशाग्र अपनी एरोगेंट आवाज़ में बोला, आप सबको पता है ना, आपकी वजह से मुझे कितना बड़ा लॉस हो सकता है। मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए 1 वीक का टाइम लिया है, इसलिए आप लोगों में अभी तक में जो भी प्रेजेंटेशन बनाई है अभी इसी वक्त मेरे सामने प्रेजेंट करिए। कुशाग्र की बातों को सुन सभी शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक सनाया भी डर जाती है। कुशाग्र सभी के उड़े चेहरे देख समझ जाता है कि कोई भी अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है, जिससे उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुशाग्र तेज़ आवाज़ में, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर प्रेजेंटेशन। कुशाग्र शांत होकर प्रेजेंटेशन का वेट करने लगता है। तभी उनमें से एक उठकर अपनी प्रेजेंटेशन देता है और कुशाग्र को देख अपनी सीट में वापस बैठ जाता है। कुशाग्र अभी भी शांत था। इस तरह 3 और लोग अपनी प्रेजेंटेशन को देते हैं। उनकी प्रेजेंटेशन सुन कुशाग्र के सब्र का बांध टूट जाता है और कुशाग्र अपनी जगह में खड़े होते हुए गुस्से से बोला, हाउ कैन यू ऑल बी सो इनरिस्पॉन्सिबल? नॉट अ सिंगल फाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड, ओनली फॉर एग्जैक्ट रीजन वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, देन देर इज़ नो नीड कम टू दी ऑफिस फ्रॉम टुमारो। कुशाग्र के गुस्से को देखते हुए एम्प्लॉयज़ बोले, सर सॉरी, प्लीज़ गिव मी 1 चांस टू प्रूव एस, प्लीज़ सर। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, सक्षम, कल तक अगर इनका काम ना हो तो इनको टर्मिनेशन लेटर दे देना। मुझे ऐसे इनरिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। कुशाग्र के गुस्से को देख सभी एम्प्लॉयज़ डरे बैठे थे, कहीं उनकी बारी ना आ जाए। कुशाग्र सभी को एक नज़र घुल कर देता है और बोला, मैं अब कुछ दिनों के लिए यहीं हूँ और मेरी नज़र आप सभी पर है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम को करिए, वरना मुझे आपको निकालने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। प्लीज़ गो एंड कंप्लीट योर वर्क, और सिर्फ 1 वीक है। इसलिए इतना बोल कुशाग्र वहाँ से जाने लगता। सभी एम्प्लॉयज़ सुकून की सांस लेते हैं। तभी कुशाग्र रुक जाता है और उन चारों को देखता है जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रेजेंटेशन दी थी। उनको देखते हुए बोला, ओनली फॉर टुमारो, गो एंड कंप्लीट योर वर्क। कुशाग्र की वार्निंग सुन वो चारों डर जाते हैं। कुशाग्र इतना बोल वहाँ से चला जाता है। कुशाग्र के जाने से बाकी सभी चैन की सांस लेते, पर कुछ ही पलों के लिए। फिर सभी वहाँ से उठकर अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। उनको अच्छे से पता है कुशाग्र जो बोलता वो वही करता है, और अब जब तक कुशाग्र यहाँ है तब तक सभी के ऊपर टर्मिनेशन लेटर की तलवार लटक रही है, कब कहाँ किसका नंबर आ जाए। इसलिए सभी अपने काम को करने लगते हैं। आज बहुत सालों बाद सभी ने कुशाग्र को इतने गुस्से में देखा था। यहाँ कुशाग्र अपने कैबिन में जाता है, तभी वहाँ एक एम्प्लॉय जाता है और बोला, सर ये रही डील की सारी फाइल, और जिन्होंने इन पर वर्क किया है वो बाहर खड़े हैं। कुशाग्र फाइल को लेकर देखते हुए बोला, उनको बोलो वो अपना काम करें, जब मुझे जिससे काम होगा मैं बुला लूंगा, अभी के लिए वो सभी जा सकते हैं। एम्प्लॉयज़ कुशाग्र को देखते हुए बोला, ओके सर। इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ बाहर सभी एम्प्लॉयज़ डरे खड़े थे कि अब पता नहीं किसका नंबर आने वाला है। तभी बाहर आए एम्प्लॉयज़ को सभी देखते हैं। वो सभी को देखते हुए बोला, अभी के लिए आप सभी अपने काम में वापस जाइए, जब सर को ज़रूरत होगी वो आपको बुला लेंगे। उस एम्प्लॉयड की बातों को सुन सभी चैन की सांस लेते हैं और अपने काम को करने लगते हैं। यहाँ कुशाग्र बैठकर सभी फाइल को देखने लगता है। सनाया कुशाग्र को बिजी देख वहाँ से जाने लगती है। तभी कुशाग्र सनाया को रोकते हुए बोला, 1 मिनट सनाया। कुशाग्र की आवाज़ सुन सनाया वहीं रुक जाती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, हाँ बोलो। कुशाग्र सनाया को देखते हुए बोला, तुमको पता था ना ये मीटिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर तुमने इसमें इतनी लापरवाही कैसे की?
कुशाग्र की आवाज़ तेज थी, जिसे सुन सनाया डर जाती है और कुशाग्र को देख कांपती आवाज़ में बोली, वो मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुशाग्र सनाया को देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुमको अब काम करने का मन नहीं है या तुमको रेस्ट चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुमको लंबा रेस्ट दे सकता हूँ। बस एक बार तुमको बोलने की ज़रूरत है। इतना बोल चुप हो जाता है और सनाया को घूर कर देखने लगता है। सनाया कुशाग्र की बातों को सुन घबरा जाती है और बोली, ऐसा नहीं है और इन सब के लिए मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। दोबारा ऐसा नहीं होगा। कुशाग्र, होना भी नहीं चाहिए, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा तुमको कोई चांस दे पाऊंगा और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। कुशाग्र की बातों को सुन सनाया अब कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब कैबिन में कुशाग्र और सक्षम थे। सक्षम, सर घर से कॉल आया था, माँ आपसे बात करना चाहती हैं। कुशाग्र, मैं बाद में कर लूँ ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सक्षम, तुम जाकर क्लाइंट से मीटिंग की नई डेट फिक्स करो, जब तक मैं न्यू प्रेजेंटेशन काम करता हूँ। सक्षम, ओके सर। इतना बोल वहाँ से चला जाता है। कुशाग्र एक एक फाइल को ध्यान से देखने लगता है। इस तरह कब रात हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। सभी जा चुके थे, कुशाग्र अभी भी काम कर रहा था। सक्षम कुशाग्र के पास आता है और बोला, सर मीटिंग की डेट फिक्स हो गई है, आज से 6 दिन बाद, और वो सिर्फ आपके साथ ही मीटिंग करना चाहते हैं। आपका नाम सुनते ही वो मीटिंग के लिए तैयार हो गए, पर अभी वो यहाँ नहीं है, इसलिए उनको आते 4 से 5 दिन लग जाएंगे। उसके अगले दिन हमारी मीटिंग है। कुशाग्र, ओके, एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इतना वक्त काफ़ी है। इतना बोल फिर काम करने लगता है। सक्षम कुशाग्र को ऐसे काम करते देख बोला, सर कुछ खा लीजिए, आपने कल से कुछ खाया नहीं है। कुशाग्र, मेरे लिए यहीं कुछ ऑर्डर कर दो और तुम अभी के लिए यहाँ से जा सकते हो। सक्षम अब कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसे पता था कुशाग्र अभी किसी की बात नहीं सुनने वाला है। यहाँ सिया किसी से कोई बात नहीं कर रही थी, चुपचाप अपने कमरे में लेटी थी। कुशाग्र को सिया की बहुत फिक्र हो रही थी। राधिका जी समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक सिया को हुआ क्या है। राधिका जी के कहने पर सिया मुश्किल से एक रोटी खाती है। भीगने से उसे हल्का हल्का बुखार भी हो गया था, इसलिए राधिक जी भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती। सिया अपने रूम आ जाती है। उषा और राधिका जी भी सोने चली जाती है। सिया को नींद नहीं आ रही थी, उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सिया अपने बेड से उठकर धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र के रूम में जाती है और रूम को अच्छे से देखती है। उसे हर जगह कुशाग्र की याद दिला रही थी। कुशाग्र के कमरे में उसके बेड के ऊपर कुशाग्र की बड़ी सी फोटो लगी थी, जिसमें उसने वाइट शर्ट में था। ऊपर की 2 बटन खुली थी। माथे में कुछ कुछ बाल के और चेहरे में एक छुपी हुई प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देख सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सिया लगातार कुशाग्र के चेहरे को देखे जा रही थी। तभी खिड़की से एक ठंडा हवा का झोंका अंदर आता है, जिससे सिया एक पल को कांप जाती है। सिया अब कुशाग्र के कबाड़ के पास जाती है और उसके कपड़ों को देखती है। उसमें से वाइट शर्ट को निकाल अपने सीने से लगा लेती है और जाकर में लेट जाती है। सिया के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोते रोते कब सिया की आंख लग जाती है उसे पता नहीं चलता है। यहाँ कुशाग्र बिना रुके अपने काम को किए जा रहा था। काफ़ी टाइम हो जाता है। कुशाग्र एक कॉफ़ी बनाता है और उसकी एक सिप लेता है। कुशाग्र वहीं कुर्सी में अपना सर रख देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे सिया का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखने लगता है, जिसके वजह से कुशाग्र अपनी आंखें खोल देता है और धीरे से बोला, सिया। इतना बोल अपने मोबाइल को देखने लगता है कि शायद सिया को मैसेज या कॉल आया हो। नेक्स्ट एपिसोड में अब आगे कुशाग्र फ़ोन को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता है और फ़ोन को घूरते हुए बोला, प्यार ना सही फिक्र ही जता देती। इतना बोल फ़ोन को छोड़ देता है और फिर काम को करने लगता है। कुशाग्र को सिया की याद आ रही थी और उन यादों से भागने के लिए कुशाग्र खुद को बिजी रखने के लिए काम कर रहा था। जब भी आंखें बंद करता उसे सिया की याद आ रही थी, इसलिए वो सोने की वजह अपने काम को करने में लगा था। इस तरह रात से दिन हो जाता। अब आगे कुशाग्र फ़ोन को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता है और फ़ोन को घूरते हुए बोला, प्यार ना सही फिक्र ही जता देती। इतना बोल फ़ोन को छोड़ देता है और फिर काम को करने लगता है। कुशाग्र को सिया की याद आ रही थी और उन यादों से भागने के लिए कुशाग्र खुद को बिजी रखने के लिए काम कर रहा था। जब भी आंखें बंद करता उसे सिया की याद आ रही थी, इसलिए वो सोने की वजह अपने काम को करने में लगा था। इस तरह रात से दिन हो जाती है। कुशाग्र बहुत थक चुका था। आराम करने के लिए वो होटल जाता है। ये होटल कुशाग्र का ही है, जिसे उसने अपने एस्ट्रॉल के दिनों में खरीदा था। ये होटल लॉस में ले था। इसका मालिक इसे बेचना चाहता था। उसके ऊपर करोड़ों का कर्जा था। तब कुशाग्र ने इस होटल को अपना सब कुछ बेचकर खरीद लेता है और फिर अपनी मेहनत से इसे ऊंचाई तक ले गया। इस होटल का नाम है किंग होटल। लंदन के टॉप होटलों में एक होटल ये भी है और इसे कुशाग्र अपना दूसरा घर भी मानता है। इसलिए कुशाग्र जब भी यहाँ आता है वो यहीं रुकता है और कहीं भी नहीं। कुशाग्र होटल के पीछे के रास्ते से अंदर जाता है और वहाँ से एक आलीशान कमरे में जाता है, जो दिखने में बहुत सुंदर था। अंदर जाते ही थोड़ा आगे सोफ़ा रखा था
और सोफे के कुछ दूर बिल्कुल समाने बेड रखा हुआ था। बेड से कुछ कदम की दूरी के बाद बड़ी सी बैल्कनी, जहां लेफ्ट साइड एक छोटा सा स्विंग पूल था और राइट साइड बैठने के लिए सोफे और टेबल रखी हुई थी। वहां बेड आराम से खुले आसमान को देखा जा सकता था। इसे कुशाग्र ने अपने लिए बनवाया था। कुशाग्र बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए सुबह के 6 बजे अपनी शर्ट को उतार स्विंग पूल में चला जाता है और स्विंग कर अपनी थकान को दूर करने लगता है। कुछ देर स्विंग करने के बाद कुशाग्र तैयार होकर फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ कुशा कुशाग्र के कॉल का वेट कर रही थी, पर अभी तक उसका कोई कॉल नहीं आता है। कुशा को पता था कुशाग्र गुस्सा है, पर इतना ज़्यादा गुस्सा है उसे उम्मीद नहीं थी। यही सब सोचकर कुशा परेशान हो रही थी। सिया की नींद खुलती है, उठकर बैठ जाती है और अपने इधर उधर देखती है। फिर धीरे धीरे चलते हुए अपने रूम आ जाती है। बुखार के कारण बहुत कमज़ोरी हो रही थी उसे। सिया तैयार होकर नीचे आती है और पूजा करती है। तभी वहाँ राधिका जी और कुशा भी आ जाती है। कुशा सिया का हाथ पकड़कर उसे चेक करती है। अभी भी उसे बुखार थी। कुशा, माँ आप डॉक्टर को बुलाइए। राधिका जी, हाँ ठीक है, तुम सिया को उसके रूम में ले जाओ। सिया, मैं ठीक हूँ, पानी में भीगने से हल्का बुखार है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। राधिका जी, तुमने रात में भी यही कहा था, पर अभी तक बुखार नहीं उतरा, इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। राधिका जी थोड़े गुस्से में बोल रही थी, इसलिए सिया अब चुप हो जाती है। कुशा सिया को रूम ले जाती है। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है और सिया को चेक कर कुछ दवाई देकर चला जाता है। कुशा और राधिका जी सिया का ध्यान रखती है, खाना और दवाई टाइम पर देती है। सिया अब सो रही थी। कुशा सिया को ऐसे देख बहुत परेशान हो रही थी। इस तरह धीरे धीरे 4 दिन बीत चुके थे। आज 5वां दिन था। आज भी कुशाग्र का कोई कॉल नहीं आया था। सिया अब ठीक थी, पर अभी भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। सिया कॉलेज जाती और घर आकर सो जाती थी। ना किसी से कोई बात करती थी, ना ही किसी के पास बैठती थी। अब राधिका जी भी समझ गई थी कुछ तो हुआ है, पर इसका अभी भी उनको कोई अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने कई बार कुशाग्र से बात करना चाहा, पर कुशाग्र से उनकी कोई भी बात नहीं हुई। कुशाग्र पूरी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन में बिजी था। कल उसे वही प्रेजेंटेशन को देना था, इसलिए वो कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। पूरे ऑफिस में टेंशन का माहौल था। कोई भी कोई गलती नहीं करना चाहता था, वरना उनको अपनी जॉब से हाथ धोना होगा। यहाँ सिया चुपचाप बैठी थी। राधिका जी बाहर गई थी। अब कुशा और सिया घर में थी। कुशा सिया के पास जाती है तो देखती है सिया के आंखों में आंसू थे। कुशा की आवाज़ सुन सिया अपने आंसू को पोंछ लेती है और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। कुशा सिया का एक हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेती है और प्यार से बोली, सिया तुमको भाई से प्यार हो गया है। कुशा की बातों को सुन सिया चौंक जाती है और कुशा को देखने लगती है। कुशा सिया की आंखों में देखते हुए दोबारा बोली, बताओ ना सिया, तुमको भाई से प्यार हो गया है। कुशा की बातों को सुन सिया कुशा की गाले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। सिया को रोता देख कुशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुशा एक हाथ को प्यार से सिया के सर पर फेरने लगती है। सिया रोते हुए बोली, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, पता नहीं कब और कैसे वो मुझे अच्छे लगने लगे और मुझे उनसे प्यार हो गया। सिया रोते हुए कुशा के सामने सब बोल देती है। कुशा सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे पता है, अब तुम चुप हो जाओ, हम बात करते हैं। कुशा की बातों को सुन सिया खुद को शांत करती है और कुशा से थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। कुशा सिया को पानी देती है। सिया पानी पी लेती है। अब सिया थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। कुशा सिया को देखते हुए, तुमने भाई को क्यों नहीं बताया कि तुम उनसे प्यार करती हो? सिया, मैं उनको बताना चाहती थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और फिर वो लंदन जाने लगे। मुझे लगा जब वापस आएंगे मैं उनको बता दूंगी, पर उससे पहले ये सब हो गया और वो मुझसे गुस्सा हो गए। अब तो वो मुझसे कितनी दूर हैं, मैं उनको कैसे बताऊं? कुशा सिया के हाथों को पकड़ते हुए बोली, सिया तुम बहुत प्यारी और मासूम हो। भाई तुमसे गुस्सा है, जानती हो क्यों? सिया कुशा को देखते हुए, क्यों? क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब जो भी हुआ है उसकी वजह से भाई का दिल टूटा है और इस बार भाई तुम्हारे पास नहीं आएंगे, बल्कि अब तुमको भाई के पास जाना होगा और उनको बताना होगा कि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो। जानती हो सिया, मेरे भाई ने बहुत कुछ खोया है। वो सबसे ज़्यादा पापा से प्यार करते थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने पापा को मरते देखा है। भाई वही थे जब पापा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। सब ने हमें अकेला छोड़ दिया। कोई नहीं था हमारे पास जो हमें सहारा दे सके। हमारी हालत को देख दादों को हम पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने हमें अपने घर में रखने का फैसला किया। पर उन्होंने कभी माँ को रिस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि उनको नीचा दिखाया। पर मुझे और कुशाग्र भाई को दादू मानते थे, इसलिए माँ ये सब सह रही थी चुपचाप। पर एक दिन हद हो गई। बीच समाज में राजवीर बड़े पापा ने माँ को सबके सामने मारा, क्योंकि माँ ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। उस दिन दादू ने भी बड़े पापा को नहीं रोका, बल्कि सब कुछ होते हुए चुपचाप देखते रह गए
और फिर उन दिन भाई ने सबके खिलाफ जाकर उस घर को छोड़ने का फैसला किया। माँ उनको रोक रही थी, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी, और फिर पापा के एक दोस्त की मदद से हम लंदन चले गए। वहाँ जाकर भाई ने बहुत मेहनत की, रात दिन एक कर दिया, यहाँ तक खाना सोना भी भूल गए। भाई मेरा और माँ का भी ख्याल रखते थे। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, और कुछ सालों बाद भाई लंदन के नंबर 1 बिजनेसमैन में से एक थे। सब सही चल रहा था, पर माँ वहाँ रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी और पापा की यादें यहाँ थी। इसलिए माँ की खुशी के लिए भाई और हम सब यहाँ आ गए। भाई ने यहाँ से अपनी पढ़ाई के साथ बिजनेस को भी संभाला, और फिर माँ की खुशी के लिए भाई ने प्रोफेसर की जॉब की। उसके साथ साथ कई और जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं। इन सबके बीच भी उन्होंने कभी भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा। जिस वक्त उनको तुम्हारे बारे में पता चला, सब कुछ छोड़ एक पल गंवाए बिना वो तुम्हारे पास चले गए। मैंने उनकी आंखों में तुमको देखने की तड़प देखी थी। इतने सालों के इंतजार को खत्म होने की खुशी थी उनके चेहरे पर। हर पल और हर तरह से वो तुमको बताना चाहते थे कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। पर जब भाई ने अखंड को अपनी आंखों के सामने तुमको प्रपोज करते देखा, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे। पर जिस वक्त अखंड ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम पर अपना हक जताया, उस वक्त भाई ने अपना आपा खो दिया और उनका हाथ उठ गया, और तुमने भी उसी को बचाया। और तो और भाई से झूठ भी होला कि तुम खुद पार्टी में जाना चाहती हो। ये सब सुन भाई तुमको हर्ट नहीं करना चाहते थे और अपने आप से तुमको बचाना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ से चले गए। भाई को पता है उनका गुस्सा कितना खतरनाक है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं ताकि तुमको कोई तकलीफ ना पहुंचे उनकी वजह से। तो अब तुमको सोचना है, तुम यहाँ बैठकर भाई के शांत होने का वेट करेगी या अभी उनके पास जाकर उनको प्यार से अपने प्यार का एहसास दिलाओगी। ये तुम्हारे ऊपर है। कुशा की बातों को सुन सिया को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सिया कुशा को देखते हुए, तो अब मैं क्या करूं, प्लीज मुझे बताओ ना। कुशा अपने सर पर हाथ मार लेती है और बोली, इतनी बार तो बोला है कि अब तुमको क्या करना है। सिया सोचते हुए, कब बोला कुशा? अरे यार, मैंने कहा तो अगर भाई यहाँ नहीं है तो तुम उनके पास चली जाओ। कुशा की बातों को सुन सिया, पर आज तक मैं कभी शहर से बाहर नहीं गई और तुम मुझे विदेश भेजने की बात कर रही हो। सिया हंसाते हुए, मजाक थोड़ी है। कुशा, सोच लो, भाई लंदन गए हैं। और सोचने का नाटक करते हुए बोली, वो याद आया, वहाँ सनाया भी है जो भाई को बहुत पसंद करती है। कुशा की बातों को सुन सिया परेशान हो जाती है और अब उसे जलन हो रही थी। वही कुशा सिया की हालत को देख मुस्कुराते हुए बोली, तुम सही हो, तुम यहीं भाई का वेट करो, अगले महीने तक तो आ ही जाएंगे। कुशा की बातों को सुन सिया खड़ी होकर, मैं लंदन जाऊंगी और कल ही जाऊंगी। सिया के जाने की बात को सुन कुशा खुश हो जाती है और सिया को गले लगाकर, आखिरकार मेरी पुरानी सिया लौट आई। अब सिया भी पहले से काफी बेहतर थी। सिया कुशा से दूर होते हुए बोली, पर माँ से कौन बात करेगा? कुशा, तुम और कौन? वैसे भी ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लेना, आग का दरिया है और डूब के जाना है। इतना बोल मुस्कुरा देती है। सिया भी अब खुश थी, इसलिए कुछ नहीं बोलती है। अब दोनों राधिका जी का वेट करने लगती हैं। रात हो गई थी। सिया और कुशा मिलकर खाना बना लेती हैं। राधिका जी आती हैं, दोनों को खुश देख वो भी खुश हो जाती हैं। सिया राधिका जी को देखते हुए, सिया बोली, माँ खाना लग गया है, आप चेंज करा जाइए। राधिका जी को ये सब अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती हैं और चेंज करने चली जाती हैं। सिया थोड़ा थोड़ा नर्वस थी। थोड़ी देर में राधिका जी नीचे आ जाती है और अब तीनों डाइनिंग टेबल में बैठी हुई थी। सिया और कुशा राधिका जी को देखती हैं। वहीं राधिका जी की भी नज़र दोनों पर थी। सिया उठकर बोली, माँ आपको कुछ और चाहिए? राधिका जी नमे सर हिला देती हैं। सिया अपनी जगह में बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। अब कुशा सिया को बोलने का इशारा करती है। सिया हाँ में सर हिला देती है। राधिका जी कब से दोनों की हरकतें नोटिस कर रही थीं। राधिका जी दोनों को देखते हुए, अब बोल भी दो, क्या बोलना है तुम दोनों को? राधिका जी की बातों को सुन सिया और कुशा उनको देखने लगती हैं। कुशा, माँ सिया को आपसे कुछ पूछना है। राधिका सिया को देखने लगती हैं। सिया कुशा को घूरते हुए, क्या बोल रही हो तुम? कुशा, जो सही है वही बोल रही हूँ, चलो अब माँ को बता भी दो, वो वेट कर रही हैं। सिया कुछ बोलती उससे पहले राधिका जी सिया को देखते हुए बोली, बोलो बेटा क्या बोलना है? सिया राधिका जी को देखते हुए, वो माँ वो। राधिका जी, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। सिया को ये सब बोलने में अजीब लग रहा था, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। राधिका जी सिया को देखती हैं, पर वो अभी भी चुप थीं। राधिका जी, मेरा हो गया, तुम एक बार अच्छे से सोच लो तुमको क्या बोलना है, मैं अपने रूम जा रही हूँ। इतना बोल राधिका जी उठकर जाने लगती है। सिया एक लंबी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद कर एक सांस में बोली, माँ मुझे कुशाग्र जी के पास लंदन जाना है। इतना बोल सिया चुप हो जाती है। वहीं सिया की बातों को सुन राधिका जी रुक जाती हैं और सिया को देखने लगती हैं।
कुशा भी राधिका जी को देख रही थी। वो अभी भी नॉर्मल खड़ी सिया को देख रही थी। वहीं सिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और राधिका जी को देखती है, जो अपने दोनों हाथ को बांधकर सिया को ही देख रही थी। सिया राधिका जी के ऐसे देखने से अपने नज़ारे नीचे कर लेती है। राधिका जी बोली, अब अपनी पूरी बात बताओगे मुझे? सिया धीरे से बोली, कुशाग्र जी गुस्सा है मुझसे और मैं उनको मानना चाहती हूँ, इसीलिए उनके पास जाना चाहती हूँ। जाएंगे प्लीज़। अब दोनों राधिका जी के पास आते हुए उनका हाथ पकड़ लेती है और प्लीज़ माँ मना जाओ ना प्लीज़। दोनों के इतना बोलने पर राधिका जी, अच्छा ठीक है, पर तुम वहाँ सब कैसे करोगी? तुमको तो वहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कुशा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं सब देख लूँगी। राधिका जी, अगर तुम दोनों ने सब सोच लिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाकर पैकिंग कर लो। सिया खुश होकर, मैंने पहले ही पैकिंग कर ली है, बस जाने की देर। राधिका जी डॉट, तो तुम दोनों ने पहले ही सब सोच लिया था, फिर मुझसे पूछने का ड्रामा कर रही थी? सिया, माँ ऐसा नहीं है, अगर आप मना कर देती तो मैं नहीं जाती, पर मुझे ये भी पता था कि आप मना नहीं करोगी। सिया की बातों को सुन राधिका जी मुस्कुरा देती है। सिया राधिका जी के पास जाते हुए बोली, माँ मुझे लगता है कि अब मुझे कुशाग्र जी कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी गए हैं। सिया को इतने खुलकर बोलते देख कुशा तो बस सिया को देखने लगती है। उसे सिया को देख यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सिया है। सिया की बातों को सुन राधिका जी मुस्कुरा देती है और बोली, मुझे पता है, मैं तो तुम्हारे बोलने का वेट कर रही थी और तुम आज से ही कुशाग्र के कमरे में शिफ्ट हो सकती हो। राधिका जी की बातों को सुन सिया खुश हो जाती है। राधिका जी सिया के चेहरे की मुस्कुराहट देख उसके चेहरे को चूम लेती है और बोली, बस ऐसे ही खुश रहो। सिया हाँ में सिर हिला देती है। इतना बोल राधिका जी अपने रूम चली जाती है। वहीं कुशा और सिया आज बहुत खुश थी। सिया अपने रूम जाती है और अपना सारा सामान अपने रूम से निकालकर कुशाग्र के रूम में ले जाती है। कुशा, सिया आज करने की क्या ज़रूरत है, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। सिया, बिल्कुल भी नहीं, बहुत दिनों से मैं इस दिन का वेट कर रही थी और वैसे भी अब मैं किसी भी चीज़ में लेट नहीं करूंगी और आजकल कुछ नहीं होता, बस जो भी होता है वो है अभी, इसीलिए अब मेरी हेल्प करो। कुशा, हाँ ठीक है। इतना बोल दोनों मिलकर सिया का सामान कुशाग्र के कमरे में सेट करने लगती हैं। इस तरह काफ़ी रात हो जाती है और दोनों सोने चली जाती है। अगली सुबह सिया जल्दी उठकर अपना सारा काम कर लेती है। राधिका जी और कुशा सिया को इतना खुश देख बहुत खुश थीं। राधिका, सिया तुमने सब रख लिया है ना, कुछ भूल तो नहीं रही हो? वो क्या है ना, हम कितना भी कोशिश करें कुछ ना कुछ भूल ही जाता है, सिया सोचते हुए। माँ ने सब रख लिया, पर आप बोल रही हैं तो एक बार सारा सामान देख लूंगी। यहाँ कुशाग्र एक बड़ी सी मीटिंग रूम में बैठा था। उसके सामने लंदन के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर कपूर बैठे थे। कुशाग्र और मिस्टर कपूर एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मिस्टर कपूर की उम्र 50 साल है। वो इंडियन है, इसलिए उन्होंने उसे भी इस मीटिंग के लिए बुलाया था। बस सभी उसी का वेट कर रहे थे। कुशाग्र टाइम को देखते हुए बोला, बस बहुत हुआ, और मिस्टर कपूर को देखते हुए, आपको हमारे साथ काम करना है तो आपको पता होना चाहिए, मुझे वक्त की कीमत अच्छे से पता है, इसलिए मुझे वक्त बर्बाद करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और आपकी बेटी की हरकतों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि हम आगे काम कर पाएंगे, इसलिए अब मैं चलता हूँ। मिस्टर कपूर खड़े होते हुए बोले, रुकिए, हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं, वो हमें बीच से ज्वाइन कर लेगी। कुशाग्र, ओके। इतना बोल वहां बैठ जाता है और अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से देता है, जिसे देख मिस्टर कपूर खुश हो जाते हैं और बोले, आपकी प्रेजेंटेशन को देखकर मैं इतना इंप्रेस हो गया तो आपके साथ काम करके मजा आएगा, इसलिए मैं आपके साथ इस डील को फाइनल करता हूँ। कुशाग्र, तो डील डन हुई। इतना बोली पेपर में साइन कर कुशाग्र वहां से निकल जाता है। तभी एक लड़की दौड़ते हुए सामने से आ रही थी। तभी उसकी नज़र कुशाग्र पर जाती है, जिसे देख वो वहीं रुक जाती है और बोली, वाओ कितना हैंडसम है। वहीं कुशाग्र किसी को एक नज़र भी नहीं देखता है और वहां से निकलकर अपने ऑफिस चला जाता है। वो लड़की दौड़ते हुए ऑफिस रूम में जाती है और बोली, पापा मैं आ गई। मिस्टर कपूर, अब आने का क्या फ़ायदा, वो तो चला गया जिससे मैं तुमसे मिलवाना चाहता था। वो लड़की, ऐसा कौन लड़का है जिसने तानिया कपूर का वेट नहीं किया, उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे जानता नहीं है क्या? तानिया एटीट्यूड से बोल रही थी। मिस्टर कपूर, वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो बिजनेस वर्ल्ड का किंग है। उसने जीरो से शुरुआत की है और तब जाकर आज वो किंग कहलाता है। लोग उसे देख कांप जाते हैं। उसके दिमाग के आगे किसी की नहीं चलती है, इसलिए उसे डेविल किंग बोला जाता है। अपने पापा के मुंह से इतनी तारीफ सुनना बोली, कौन है वो जिसके बारे में आप ये सब बोल रहे हैं? मिस्टर कपूर तेज आवाज में बोले, कुशाग्र सिंह राठौड़ था, डेविल किंग। उसके साथ काम करना किस्मत की बात है और आज मैं तुमको उससे मिलाकर तुम्हारी और उसकी शादी की बात करना चाहता था, पर तुमने देर कर दी और वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चला गया है। तानिया कुछ सोचते हुए, शायद मैंने उसे नीचे देखा है, वो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, क्यों ना हम उससे मिलने के लिए कुछ और सोचें? तानिया की बातों को सुन मिस्टर कपूर, तुमको कुशाग्र पसंद आया? तानिया दिखाने में अच्छा है, बाकी मिलकर बताऊंगी। अब एक काम करिए, डील साइन होने की खुशी में एक पार्टी रखिए, मैं भी तो देखो वो चीज़ क्या है। मिस्टर कपूर, ठीक, मैं अभी बात करता हूँ।
इतना बोल वो बात करने चले जाते हैं। वहीं तानिया कुशाग्र के बारे में सोच खुश हो रही थी और बोली, सब तुमको किंग बोलते हैं और किंग के पास क्वीन ना हो तो वो किंग अधूरा होता है, तो तय हुआ इस किंग की क्वीन मैं ही बनूंगी। इतना बोल वहां से चली जाती है। यहाँ सिया अपनी तैयारी कर घर से राधिका जी, कुशा और सिया एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। सिया खुश थी पर थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, पर वो आज अपने डर को हराकर बस कुशाग्र के पास जाना चाहती थी। अब तीनों एयरपोर्ट पर थी। कुशा सिया के गले लगाते हुए, भाई को अपने दिल की बात बता देना और अब डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। सिया हाँ में सिर हिला देती है। राधिका जी सिया के पास जाती है और उसके हाथों को पकड़कर बोली, बेटा मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, पर मेरी एक बात जरूर सुनो। कुशाग्र का गुस्सा बहुत खतरनाक है, इसलिए वो जब भी तुम्हारी बात ना सुने या तुम पर गुस्सा करे तो तुम उसके पास जाना और उसके समाने प्यार से अपनी बात को रखना। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा और मानेगा भी, इसलिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में वक्त लेना और सोच समझ कर करना। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। सिया हाँ में सिर हिला देती है और दोनों के गले लग जाती है। दोनों को बाय बोल सिया वहाँ से अंदर चली जाती है। सिया को डर लग रहा था, पर आज वो किसी भी हालात में पीछे नहीं जाना चाहती थी, इसलिए सब कुछ पीछे छोड़ सिया यहाँ से निकल जाती है लंदन के लिए। यहाँ कुशाग्र बार बार अपने मोबाइल को देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों सिया की याद आ रही थी, पर अपने गुस्से के आगे कुशाग्र खुद को रोक लेता है। कुशा और राधिका जी घर वापस चली जाती है। कुशा उदास होकर, माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। राधिका तो चलो आज हम मूवी देखें और एंजॉय करते हैं। कुशा ओके। इस धीरे धीरे रात निकल जाती है। सिया लंदन के एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब जाना कहाँ है। तभी उसे अपने समाने सक्षम दिखता है जो उसी का वेट कर रहा था। सिया दौड़कर सक्षम के पास जाती है। सक्षम सिया को देख मुस्कुराते हुए, वेलकम सिया। सिया मुस्कुरा देती है। सक्षम सिया का बैग ले लेता है और सिया को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर होटल लाता है और कुशाग्र के कमरे में छोड़ते हुए बोला, सिया तुम यहाँ आराम करो, हम शाम को सर से मिलेंगे। सिया खुश होकर हाँ में सिर हिला देती है। सक्षम वहाँ से चला जाता है। यहाँ कुशाग्र अपने ऑफिस में था। सिया कुशाग्र के रूम को गौर से देखती है। उसे ये सब अच्छा लग रहा था। सक्षम कुशाग्र के पास जाता है। कुशाग्र सक्षम को घूरते हुए, आज तुम सुबह से कहाँ बिजी हो? सक्षम, सर वो आज पार्टी है, बस उसी की तैयारी को देख रहा था। सक्षम, सर आपके कपड़े आ गए हैं, थोड़ी देर में हमें पार्टी के लिए निकलना है। कुशाग्र, हाँ ठीक, मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम चलो। सक्षम, ओके सर, बोल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में कुशाग्र तैयार होकर नीचे आता है। कुशाग्र ने ब्लैक लेदर के अंदर व्हाइट शर्ट पहनकर बालों को जेल से सेट किए हुए बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सक्षम में नेवी ब्लू कलर का शूट पहने हुए था। अब दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुशाग्र का पार्टी में जाने का मन नहीं था, पर वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने जा रहा था। गाड़ी सिग्नल पर रुक जाती है। कुशाग्र अपने फोन को चला रहा था, तभी गाड़ी के कांच में एक 15 साल की लड़की टकरती है। उस लड़की को देख कुशाग्र गाड़ी के शीशे को खोल देता है। वो लड़की मुस्कुराते हुए एक गुलाब का फूल आगे कर देती है और बोली, आज वैलेंटाइन डे है भाई, एक गुलाब खरीद लो ना। उस लड़की की बातों को सुन कुशाग्र, मैं ज़रूर खरीदता अगर मैं अपनी वाइफ के साथ होता, पर वो मुझसे अभी बहुत दूर है, तो मैं इसे खरीद कर क्या करूँगा, इसलिए सॉरी बच्चा, मैं नहीं खरीद सकता हूँ। लड़की मुस्कुराते हुए, क्या पता वो आपके पास आ जाए, तब उनको देने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए, प्लीज़ भैया खरीद लीजिए। उस लड़की की बातों को सुन कुशाग्र मन में सोचते हुए बोला, काश तुम्हारी बात सच हो जाती। कुशाग्र अपने ख्यालों में था, तभी लड़की दोबारा बोली, भैया खरीद लो। लड़की के इतना प्यार से बोलने पर कुशाग्र उसे मना नहीं कर पाता है और बोला, तुमने इतनी प्यारी बात बोली, इसलिए अभी तुम्हारे पास जितने फूल हैं मुझे दे दो। कुशाग्र की बातों को सुन लड़की खुश हो जाती है और उसके पास जितने भी फूल थे कुशाग्र को दे देती है। कुशाग्र उसे पैसे देते हुए बोला, वैसे फूल बेचने के लिए झूठ बोलना गलत बात है। लड़की पैसे लेते हुए बोली, भैया कभी कभी झूठ भी सच हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, एक झूठ को बार बार बोलने से वो सच हो जाता है, बस आप भी इस झूठ को सच समझ लेना। उस लड़की की बातों को सुन कुशाग्र मुस्कुरा देता है। तभी रेड सिग्नल हट जाता है। वो लड़की मुस्कुराते हुए कुशाग्र को बाय करती है और वहां से चली जाती है। अब कुशाग्र की गाड़ी भी आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर में कुशाग्र होटल पहुंच जाता है और अब कुशाग्र और सक्षम अंदर जाते हैं और वहां से सीधे पार्टी हॉल में जाते हैं। कुशाग्र एक किंग की तरह पार्टी के अंदर एंट्री करता है। सभी की नज़र इस वक्त कुशाग्र पर थी। लड़कियों तो कुशाग्र को देख खुश हो रही थी कि आखिरकार उन्होंने कुशाग्र सिंह राठौड़ को देखा है, जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं। कुशाग्र अंदर आकर सीधा मिस्टर कपूर के पास जाता है और बोला, हेलो मिस्टर कपूर। कुशाग्र को देख मिस्टर कपूर खुश हो जाते हैं और बोले, तुम आ गए, मुझे तुमसे किसी से मिलना है। इतना बोल अपनी बेटी तान्या को बुलाते हैं। तान्या इधर आओ। अपने पापा की आवाज़ को सुन तान्या उनके पास आती है। समाने खड़े कुशाग्र को देख अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाती है।
वहीं कुशाग्र तान्या को एक नज़र भी नहीं देखता है। वो अपने मोबाइल में मैसेज को चेक कर रहा था। उस लंकी की बातों ने कहीं ना कहीं कुशाग्र के मन में उम्मीद जगा दी थी। कुशाग्र को उम्मीद थी कि शायद सिया उसे मैसेज ही कर दे। यही सब सोच कुशाग्र बार बार अपने मोबाइल को देख रहा था। वहीं तान्या कुशाग्र को बिना पल के झपकाए देखे जा रही थी। मिस्टर कपूर खुश होते हुए बोले, ये मेरी बेटी तान्या है, जिससे मैं आपको मिलाना चाहता था। तान्या कुशाग्र को देखते हुए अपना हाथ आगे कर देती है और बोली, हेलो। कुशाग्र एक नज़र तान्या को देख बोला, हेलो। इतना बोल अपना मोबाइल देखने लगता है। वहीं तान्या को यूं कुशाग्र का उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता है और अपने हाथ को देख की बातों को सुन उसे घूरते हुए, आज तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो। सक्षम, सॉरी सर, थोड़ा अर्जेंट है। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र चढ़ जाता है, पर वो अभी कुछ बोल भी नहीं सकता था। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, कहीं तुमने गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली और अब उसके साथ वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हो मुझे बिना बताए। सक्षम मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। कुशाग्र, अच्छा ठीक है, जाओ पर जल्दी आना। सक्षम ओके बोल वहां से चला जाता है। तान्या कुशाग्र से बात करना चाहती थी, पर कुशाग्र उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। तान्या ने पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने हुए थी। बालों को खुला छोड़ वो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। उसने ये सब कुशाग्र के लिए किया था, पर कुशाग्र है कि उसे एक नज़र देखता भी नहीं है। कुशाग्र का यूं से इग्नोर करना तान्या को अच्छा नहीं लगता है। तान्या चिढ़ते हुए कुशाग्र को देखती है। तभी वहां कुछ लोग आते हैं और बोले, आज वैलेंटाइन डे है और आज जो जिससे प्यार करता है उसे एक गुलाब देकर अपने दिल की बात बता सकता है। तो क्या कोई अपने दिल की बात किसी को बताना चाहता है? ये सब सुन सभी खुश हो जाते हैं। सनाया खुश होते हुए बोली, प्रपोज का तो पता नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा एक खास दोस्त यहाँ एक सॉन्ग गाए। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। सनाया की बातों को सुन सभी हूटिंग करने लगाते हैं। सनाया खुश होकर, और वो मेरा खास दोस्त है कुशाग्र सिंह राठौड़। अपना नाम सुन कुशाग्र शॉक हो जाता है और घूर कर सनाया को देखने लगता है। सनाया रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज़ कुशाग्र मान जाओ ना। सभी कुशाग्र को बोलने लगाते हैं। माहौल काफ़ी अच्छा था और सभी बहुत खुश थे, इसलिए कुशाग्र किसी का मूड खराब करना नहीं चाहता था। इसलिए सबको देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है। इतना बोल कुशाग्र एक गिटार को उठाकर वहीं कुर्सी में बैठ जाता है। अब सभी की नज़र कुशाग्र पर थी। कुशाग्र गिटार को बजाते हुए अपनी आंखें बंद कर सिया के प्यारे से चेहरे को याद करते हुए गाता है। मज़ा आ जाता है, अधूरी बातों से मज़ा आ जाता है, अधूरी बातों से कोई बन जाता है ज़रूरी यारों से, जो देखी ना सुनी ऐसी हमें दुनिया दिखती है। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, हमें उनकी उन्हें मेरी मोहब्बत याद आती है। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, हमें उनकी उन्हें मेरी मोहब्बत याद आती है। कुशाग्र सिया के शर्माते हुए चेहरे को याद कर आगे की लाइन को गाता है। नज़र आती हैं जुल्फ़ी में घटाएं बादलों जैसी, कि दिल करने लगा उनसे वफ़ाएं पागलों जैसी। उसे जब देखते हैं तो बदल जाता है ये लहजा ज़ुबां पर आ ही जाती है, अदाएं शायरों जैसी। उन्हें जब याद करते हैं तभी बरसात आती है। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, हमें उनकी उन्हें हमारी मोहब्बत याद आती है। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, हमें उनकी उन्हें हमारी मोहब्बत याद आती है। सिया और अपनी लड़ाई को याद करते हुए कुशाग्र आगे गाता है। कुशाग्र की आवाज़ को सुन सभी बहुत खुश हो जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं था कि गुस्से में रहने वाले उनके बॉस इतना अच्छा गाते हैं। नहीं कोई गिला हमें जो ना इस बार मानेंगे, अभी चाहे मना कर दे कभी तो यार मानेंगे। मिले जो चीज़ आसानी से तो उसमें मज़ा कैसा, उन्हें मेरा बनाने तक न हम भी हार मानेंगे। सुना है चाहतें सच्ची नहीं बर्बाद जाती है, दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, हमें उनकी उन्हें हमारी मोहब्बत याद आती है। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, हमें उनकी उन्हें हमारी मोहब्बत याद आती है। गाते हुए कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर लेता है और गाने को ख़त्म कर अपनी आंखें खोलता है। तभी हॉल का गेट खुलता है। अचानक गेट खुलने से सभी गेट की तरफ देखने लगते हैं। कुशाग्र भी गेट की तरफ देखता है। सामान्य सिया खड़ी थी। ब्लैक साड़ी में बालों को रोल कर खुला छोड़ा हुआ था। साड़ी के आंचल को समेटकर पिन लगाए हुए थी, जिससे उसकी पतली गोरी कमर हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। हाथों में चूड़ी, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर जो साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहां खड़े हर इंसान की नज़र सिया पर थी, जो बहुत सुंदर लग रही थी। लड़के तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गए थे। वहीं सिया के पीछे सक्षम खड़ा था। सिया को सबके ऐसे देखने से शर्म आ रही थी, पर जब वो कुशाग्र को देखती है
तो सब भूलकर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कदमों से अंदर आती है। सभी लड़कियों को सिया को देख उससे जलन हो रही थी। वहीं तान्या सिया को ऐसे कुशाग्र को देखने से चिढ़ जाती है।